जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज आप सभी लोग को हम बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं और ये बायोलॉजी की मेरी पहली क्लास है। तो इसमें जो आप जैसा कि देखते हैं कि जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वनडे, जैसे चाहे बिहार पुलिस की बात हो जाए या फिर यूपी पुलिस, एसआई कांस्टेबल या फिर दिल्ली पुलिस, कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बायोलॉजी एक ऐसा सेक्शन है कि उसमें से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो उसमें से आज हम बायोलॉजी की पहली क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं और इसी तरह से हम कई क्लास में पढ़ाएंगे। तो आज जो पहली क्लास है वो इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, आइए देखते हैं। इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यानी जो महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं। आप जैसा कि देखते हैं 2 से 3 क्वेश्चन है हर एग्जाम में महत्वपूर्ण शब्दावलियां से पूछी जाती हैं। तो उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट है हम आपको पढ़ा रहे हैं। लैक्टोज, लैक्टोज का पहले आप लैक्ट का मतलब समझ लीजिए। लैक्ट का मतलब क्या होता है। लैक्ट, लैक्ट शब्द जहां आ जाए उसका अर्थ क्या होता है, मिल्क, यानी स्टडी ऑफ मिल्क। और ओज मतलब क्या होता है, ओज मतलब होता है शर्करा। तो स्टडी ऑफ ओज मतलब स्टडी ऑफ शुगर जो है, इसका मतलब स्टडी ऑफ शुगर, जहां पे शुगर शब्द आ जाए उसका अर्थ है लैक्टोज। यानी लैक्टोज का मतलब आप ये समझ लीजिए, लैक्ट, जैसे लैक्ट का मतलब होता है कि आपको किसी भी जगह पे अगर लैक्ट शब्द मिल जाता है तो आप यही समझ लीजिए कि वो दूध से संबंधित चीजें हैं। तो लैक्टोज हो गया, लैक्टोज मतलब दूध में पाई जाने वाली जो शर्करा होती है उसको लैक्टोज कहते हैं। और इसके अलावा प्रोलैक्टिन, इसमें भी देखिए आप लैक्टोज शब्द है, लैक्ट, लैक्ट शब्द कहीं भी आ जाए तो आप अगर ये चीज माइंड में बैठा लेते ना, रटने से अच्छा आप कोई भी चीज हो उसको समझने की कोशिश करिए। अगर आप उसको समझ लेते हैं अच्छे से तो वो आपको कभी नहीं भूलेगा। तो लैक्ट मतलब आप माइंड में एकदम सेट कर लीजिए कि लैक्ट मतलब होता है दूध। कहीं भी अगर कोई भी शब्दावली आ जाती है लैक्ट से संबंधित, तो अगर दूध ऑप्शन में है तो उस पर आप तुरंत टिक कर दीजिए बिना सोचे समझे। तो इस तरह आप अगर याद करते हैं कोई चीज तो आपको कभी नहीं भूलेगा। तो जैसे प्रोलैक्टिन हो गया, प्रोलैक्टिन क्या चीज है, तो ये दुग्ध निर्माण हार्मोन है। और दुग्ध निर्माण हार्मोन ये कहाँ से, पीयूष ग्रंथ से निकलने वाला हार्मोन है। जो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन है ये कहाँ से निकलने वाला, ये पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है, यानी पीयूष ग्रंथ यानी पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी जो है ये ग्लैंड है, यहाँ से निकलने वाली जो हार्मोन है इसी को प्रोलैक्टिन कहते हैं। और ये देखिए इसमें लैक्ट शब्द है यानी ये भी दुग्ध निर्माण से संबंधित है। इसके अलावा लैक्टोबैसिलस, इसमें भी आप देखिए लैक्ट शब्द आया है। तो ये भी दूध से दही बनने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, यानी क्या होते हैं, बैक्टीरिया यानी जो जीवाणु होते हैं। तो दूध से दही बनाने में जो जीवाणु होते हैं वो कौन से जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया, वो लैक्टोबैसिलस होते हैं। तो ये हो गया लैक्ट का मतलब हो गया। तो आपको ये लैक्ट से संबंधित तीनों चीजें समझ में आ गई। जैसे देखिए लैक्टोज, लैक्टोज में दूध में पाई जाने वाली शर्करा होती है। और प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन दुग्ध निर्माण हार्मोन होता है जो पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन होता है। इसके अलावा लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस दूध से दही का निर्माण करने वाला जो बैक्टीरिया होता है वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होती है। और एक चीज हम आपको बता रहे हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, आप जैसे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं एंजाइम और शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट को लेकर। तो आप यहाँ देखिए एक ओज शब्द हो गया और एक एज। तो आप इस चीज को ओज मतलब, जैसे कि आप देखिए यहाँ पे मैंने बताया कि ओज मतलब क्या होता है, शर्करा। तो यहाँ पे ओज मतलब शुगर, आप इसको कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते हैं। और एज मतलब क्या होता है, एज मतलब होता है एंजाइम। तो आप जैसे कि आप अभी कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें अगर जैसे ऑप्शन में आ जाएगा कुछ, जैसे दे दिया गया, क्या एग्जाम्पल के तौर पे हम बता रहे हैं, जैसे ग्लूकोज दे दिया गया और माल्टोज,
लैक्टोज, और इसमें से अगर एक चीज और दे दिया गया, क्या, एमाइलेज, एमाइलेज दे दिया गया। तो आप इसमें से देखिए कौन सा ऑप्शन, तो अगर इसमें से आपको पूछ लेता है कि इसमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो इसमें से आप बताइए कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं। जैसा कि मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट या शुगर से संबंधित कोई भी चीजें है अगर उसमें ओज जुड़ा रहे तो हमेशा कौन सा रहेगा, शुगर। आप बिना सोचे समझे उसको, ओज शब्द है तो उसको तो आपको कट करना नहीं है, यानी ग्लूकोज हो गया, माल्टोज इसमें भी ओज है, और लैक्टोज इसमें भी ओज है, तो ये आपका तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा और ये गलत हो गया। और इसी तरह से अगर आपका आ गया इनमें से एंजाइम कौन सा है, तो आप इसमें क्या करेंगे, अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, एंजाइम मैंने बताया था ना कि एज शब्द अगर आ जाता है तो वो एंजाइम होगा, यानी एमाइलेज। इसी तरह से एमाइलेज हो गया, माल्टेज, कुछ भी एज अगर जुड़ा हो तो उसमें एंजाइम होगा। तो आपको लैक्टेज और एज, ओज से संबंधित सारी चीजें आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी। तो आइए आगे देखते हैं, और आप इसको इतना अच्छे से इसको पढ़ लीजिए जितना मैंने पढ़ा है, आपको कभी भी भूल ही नहीं सकता है। आपकी जो एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट, शुगर और इन सब चीजों से संबंधित जो भी कंफ्यूजन है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई। लैक्टोज दूध में पाई जाने वाली शर्करा, प्रोलैक्टिन दुग्ध निर्माण हार्मोन हो गया, लैक्टोबैसिलस दूध से दही बनाने वाले जो जीवाणु होते हैं, और ओज मैंने बताया, ओज अगर कोई भी शब्द आ जाता है शुगर से संबंधित है, एज हो गया एंजाइम से संबंधित। इसके अलावा अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, कार्डियोलॉजी। आप सबसे पहले कार्डियो का मतलब समझिए। कार्डियो मतलब क्या होता है, हार्ट, हृदय, और लॉजी मतलब क्या होता है, लॉगोस, यानी इसका मतलब होता है अध्ययन, स्टडी। अगर आप चीजों को तोड़ के पढ़ना सीखेंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। अगर आप कोई चीज रट रहे हैं बराबर, ठीक है, मानते हैं कि कुछ टाइम के लिए आपको याद रहेगा, लेकिन जितना आप रटेंगे उतना जल्दी वो चीज आपको भूलेगा। जब तक आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब तक याद है, और कभी ऐसा भी होता है कि आप कुछ दिन ना पढ़ें तो वो रटने वाली चीज भी भूल जाती है। तो अगर आप चीजों को समझेंगे तो वो आपको कभी नहीं भूलेगा, हमेशा के लिए तैयार रहेगा। तो इसीलिए आप चीजों को तोड़ के पढ़ना सीखिए कि उसका अर्थ क्या होगा, उसका अर्थ निकाल के, जैसे कि आप इंग्लिश में कुछ वर्ड होते हैं उनकी मीनिंग तैयार करते हैं, तो उसी तरह से इन चीजों को भी आपको कोरिलेट करके पढ़ना सीखिए तो आपको बहुत जल्दी क्लियर होगा। तो कार्डियो का मतलब आपको कंफर्म हो गया। कार्डियो, अगर कार्डियो शब्द कहीं भी आ जाता है तो समझ लीजिए वो हृदय से संबंधित है। तो और लॉजी मतलब आपको पता ही है, इसका मतलब स्टडी होता है। तो कार्डियोलॉजी यानी स्टडी ऑफ हार्ट, यानी ये किसका, हृदय का अध्ययन, हृदय का अध्ययन हो गया। और ऐसे आप देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ आ गया, तो इसमें भी इलेक्ट्रो यानी इससे संबंधित है, इलेक्ट्रो यानी जांच वाच से संबंधित होगा। आप कुछ भी सोच लीजिए, तो कार्डियो शब्द इसमें आया है कि नहीं, कार्डियो आ गया तो आप इतना तुरंत दिमाग में बैठा लीजिए। अगर आप कार्डियो की मीनिंग पता रहेगी तभी आप ये चीजों को समझ पाएंगे। तो कार्डियो यहाँ आ गया तो इसका मतलब ये हृदय से संबंधित है, यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यानी ये हृदय की जांच के लिए प्रयोग किया जाता है। और एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हो गया, एक इलेक्ट्रोइंसिफेलोग्राफ हो गया। ये दोनों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ज्यादातर मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। हमने, जैसा कि मैंने भी बहुत सारे एग्जाम दिए तो आप लोगों को भी पता होगा, प्रीवियस ईयर के आप चाहे क्वेश्चन देख सकते हैं, तो ये ज्यादातर हम बता दें कि 90% ये एग्जाम में आता है। इसमें से मतलब
कोई भी न कोई एग्जाम होगा उसमें से ये दोनों क्वेश्चन में से एक ना एक तो हमेशा आता है। तो इसीलिए इन चीज़ों को अगर ये कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया कार्डियो या इससे संबंधित, तो आपका कभी गलत हो ही नहीं सकता। यानी कार्डियो शब्द आ गया इसमें, तो ये हृदय से संबंधित है। और इलेक्ट्रो इंसिफेलो, अगर इंसिफेलो शब्द आ गया इसका मतलब वो किससे संबंधित है, ब्रेन से संबंधित है, यानी मस्तिष्क से संबंधित है। तो एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ये हृदय की जांच के लिए प्रयोग किया जाता है, एक इलेक्ट्रो इंसिफेलोग्राफ यानी ये ब्रेन मस्तिष्क से संबंधित है। अगर इंसिफेलो वर्ड आ जाता है तो ये मस्तिष्क की जांच के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा क्या आ गया, एक चीज और हम पढ़ते हैं जीरोफाइट्स। तो यहाँ पे जीरो का मतलब क्या होगा, जीरो का मतलब हो जाएगा शुष्क यानी ड्राई। तो आप ऐसी चीजें जिसमें नमी ना हो, बिल्कुल वो शुष्क हो। तो और ये चीज तो आपको पता होगा, राजस्थान और ऐसी जगहों पे आप देखते होंगे जहाँ मरुस्थल होता है, वहाँ पे पानी की कमी होती है। ऐसी जगह पे जो शुष्क स्थान होते हैं तो मरुस्थल में आ जाता है। तो आप जीरो का मतलब आप समझ लीजिए, जीरो मतलब होता है शुष्क। तो जीरोफाइट्स यानी मरुस्थल में जो उगने वाले पौधे हैं वो जीरोफाइट्स होते हैं। और इसका एग्जाम्पल भी आप देख लीजिए, जैसे हो गया नागफनी, जहाँ पानी की कमी होगी वहाँ नागफनी भी होता है। और एक हो गया कैक्टस। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर भी जीरोथैल्मिया आ गया, तो जीरो यहाँ भी आ गया, तो आप समझ लीजिए शुष्क चीजें होगी, यहाँ पे सूखने वाली चीजें। तो ये जीरोथैल्मिया जो है ये कौन सा एक रोग है, और ये रोग किससे संबंधित है, ये आंख से संबंधित रोग है। वह रोग जिसमें आंखें सूज जाए, यानी इसका ये किस विटामिन की कमी से होती है, ये विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से ये रोग हो जाता है। तो ये चीजों को आपको समझ में आ गया होगा। लैक्ट मतलब होता है मिल्क से संबंधित, स्टडी ऑफ मिल्क हो जाता है यहाँ पे जितने भी लैक्ट है। और कार्डियो, स्टडी ऑफ कार्डियो क्या हो जाता है, हार्ट यानी हृदय से संबंधित है। इसके बाद तीन चीजों को मैंने बताया। इसके बाद क्या बताया, जीरो। जीरो मतलब क्या होता है, ड्राई यानी शुष्क चीजें जिसमें नमी ना हो वो चीजें होती हैं। तो आप इन चीजों को अच्छे से, अगर आपका क्लियर हो गया हो और अगर अच्छी समझ में आ रही हो चीजों को, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर आगे हम बताते हैं और सारी चीजें। इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट और भी हैं जो आइए देखते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं कौन सा, हाइड्रोफोबिया। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हाइड्रो शब्द किससे जुड़ा है, ये वाटर से जुड़ा है। किससे जुड़ा है, ये हाइड्रो शब्द जुड़ा है, ये वाटर से जुड़ा है, ये वाटर से जुड़ा है ये चीजें। और फोबिया मतलब आप लोग जैसे, अगर जो लोग इंग्लिश पढ़े होंगे उनको पता होगा कि फोबिया शब्द यानी फोबिया, किसी चीज में फोबिया शब्द जुड़ जाता है, इसका मतलब वो डर लगना उससे। फोबिया मतलब क्या होता है, फोबिया शब्द किससे जुड़ा है, फोबिया शब्द जुड़ा है यानी डर से संबंधित है। तो हाइड्रोफोबिया यानी जल से अगर डर लगना, तो ये कौन सा रोग होता है, पानी से डर लगना, ये रेबीज वायरस। और ये वायरस जो है, ये कौन सी वायरस, इसमें रेबीज रोग हो जाता है, ये रेबीज जो है, ये रेबीज रोग हो जाता है, रेबीज हो जाता है। और इसका जो वायरस है कौन सा है, रेहिंडो वायरस। तो आप जान लीजिए हाइड्रोफोबिया जो है, इस अगर ये हाइड्रोफोबिया यानी अगर पानी से डर लग रहा है तो समझ लीजिए वो रेबीज हो गया है। और ये किस वायरस से होता है, रेहिंडो वायरस। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि रेबीज जो रोग है ये किस वायरस से होता है, तो ये कौन सा वायरस है, रेहिंडो वायरस है। तो आप इसको अपनी जानकारी के लिए इसको लिख लीजिए और समझ भी लीजिए, अगर याद हो जाए तो इसके अलावा हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रो इसमें भी जुड़ा है, इसका मतलब ये भी वाटर से संबंधित है। और फाइट्स मतलब पौधे जो होते हैं, पौधे ऐसे पौधे जहाँ पे उगे, जैसे हाइड्रोफाइट्स हो गया, यानी हाइड्रो मतलब जल में,
पौधे जो पानी में उगते हैं, यानी जलोदभिद भी इनको कहते हैं। क्या कहते हैं? जलोदभिद, यानी ऐसे पौधे जो पानी में उगते हैं, जो पौधे पानी में उगते हैं उनको जलोदभिद कहते हैं। इसके अलावा हाइड्रोपोनिक्स, इसमें भी हाइड्रो शब्द जुड़ा है, यानी ये भी वाटर से संबंधित है, ये भी वाटर से संबंधित है। और पोनिक्स का मतलब होता है जैसे किसी चीज में उस चीज को कोई टेक्निक ऐसी हो जिससे किसी चीज को उगाते हैं तो वो पोनिक्स शब्द हो जाता है। हाइड्रोपोनिक्स यानी ऐसी तकनीक युवा विधि जिसमें जल में, जैसे जल है उसमें पौधों को उगाते हैं, तो इसको क्या कहेंगे? हाइड्रोपोनिक्स। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि हाइड्रोपोनिक्स, तो ये ऐसी तकनीक जिसके द्वारा पौधों में जल को उगाते हैं और इसीलिए इसको कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। और एक शब्द है हाइग्रो। हाइग्रो शब्द अगर आ गया तो ये आर्द्रता से संबंधित है। किससे? आर्द्रता से संबंधित है। तो आर्द्रता से संबंधित है हाइग्रोमीटर, यानी आर्द्रता की माप हेतु इसका प्रयोग करते हैं हाइग्रोमीटर। तो आपको हाइड्रो और हाइग्रो से संबंधित चीजें समझ में आ गई। हाइड्रो शब्द अगर कहीं पे आ जाता है तो इसका मतलब वो वाटर से संबंधित है, और अगर हाइग्रो शब्द आ जाता है तो वो आर्द्रता से संबंधित है। हाइड्रोफोबिया यानी जो पानी से डर लगता है, रेबीज रोग हो जाता है, और यह कौन सा रोग है? या रेहेंडो वायरस की वजह से होता है। और इसके अलावा हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स जो पौधे जल में उगते हैं यानी जलोदभिद उनको कहते हैं। इसके अलावा हाइड्रोपोनिक्स यानी मिट्टी विहीन पौधों का संवर्धन, यानी किसमें? जल में उगाए जाते हैं, जो बिना मिट्टी के जल में उगाए जाते हैं, तो ये हाइड्रोपोनिक्स हो गया। इसके अलावा हाइग्रोमीटर, हाइग्रो शब्द आ गया। हाइग्रो में बहुत कंफ्यूजन होता है, आप इसको बिल्कुल भी मत इसमें हाइड्रो शब्द जहां आ गया यानी इसको आप माइंड में रट लीजिए, रटिए क्या, इसको समझ लीजिए, रटेंगे तो आप जरूर बोलेंगे। हाइड्रो और हाइग्रो, हाइड्रो शब्द अगर आ गया यानी वो हमेशा माइंड में सेट कर लीजिए कि वाटर से संबंधित है, और अगर हाइग्रो शब्द आ गया वो आर्द्रता से संबंधित है। तो इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। तो आइए आगे बताते हैं। माइकोलॉजी, यानी माइकोलॉजी, और माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एक कवकों का अध्ययन किया जाता है। कवक यानी फंजाई, फंजाई यानी इसका अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी जैसा कि मैंने बताया था, लॉजी मतलब होता है लॉगर्स होता है, और माइको मतलब होता है फंजाई होता है। तो यानी माइकोलॉजी, माइको यानी फंजाई, कवक का अध्ययन। तो कवकों का अध्ययन, ये माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी ये भी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो फाइको मतलब क्या होता है? फाइको मतलब होता है एल्गी होता है। एल्गी मतलब क्या होता है? कवक, वो शैवाल, सॉरी शैवाल हो गया। और यहाँ भी जैसे बताया लॉजी मतलब होता है लॉगर्स होता है, यानी शैवाल का जो अध्ययन होगा वो क्या हो जाएगा? वो फाइकोलॉजी हो जाएगा। और माइकोलॉजी मतलब कवक का अध्ययन होता है। तो आप अगर कोई भी चीजों को अगर इंग्लिश के वर्ड में अगर आप याद कर लेते हैं तो वो चीजें आपको कभी भूलेगी नहीं। तो आप रटने से अच्छा हर चीज को समझ के पढ़िए तो ज्यादा समझ में आएगा, उसका अर्थ निकाल के, इससे कभी नहीं बोलेगा। तो माइकोलॉजी किससे हो गया? कवकों का अध्ययन हो गया, और फाइकोलॉजी हो गया ये शैवाल का अध्ययन हो गया। तो इसी में देखिए माइकोलॉजी जैसे है, इसमें एक माइकोराइजा शब्द आता है। तो ये माइकोराइजा शब्द जो है ये भी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और किस तरह से पूछा जाता है, जैसे इसमें हम एग्जाम्पल के लिए बता दे रहे हैं। जैसे आ गया कि माइकोराइजा का सहजीवन है, माइकोराइजा सहजीवन है। तो इसमें आपको जैसे शैवाल प्लस कवक दे दिया पहला ऑप्शन, इसके अलावा दूसरा दे दिया कवक प्लस लाइकेन, तीसरा ऑप्शन दे दिया जड़ प्लस कवक, और चौथा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आप कौन सा टिक करेंगे? तो आपको जब कोई चीज जानकारी रहेगी तभी तो आप लगा पाएंगे उसको, तो आपको ये चीज जानना जरूरी है। तो जो ये माइकोराइजा है ये किसका सहजीवन है? जड़ प्लस कवक का ये सहजीवन है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि माइकोराइजा जो है ये किसका सहजीवन है,
तो आप कौन सा टिक करेंगे, जड़ प्लस कवक। तो आपको ये चीजें क्लियर हो गई। अगर आप एग्जाम में आ जाता है तो आप इसको गलत मत करिएगा, आप इसको अच्छे से समझ के लिखिएगा, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए कि माइकोराइजा जो है ये जड़ प्लस कवक का सहजीवन है। और एक लाइकेन शब्द होता है, लाइकेन, तो इसको ये किसके बीच की कड़ी होती है, ये शैवाल यानी एल्गी प्लस कवक यानी फंजाई के बीच का ये सहजीवन होता है। यानी लाइकेन जो है ये शैवाल प्लस कवक का जो है ये सहजीवन होता है। और लाइकेन से एक चीज हम और बता दें कि जैसे लाइकेन से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किससे, लाइकेन। एक आप लाइकेन में पढ़े होंगे कि लिटमस पत्र, और जो ये होते हैं लाइकेन, इसी से लिटमस पत्र बनता है। और ये कौन से लाइकेन से लिटमस पत्र बनता है, ये रोशेला होते हैं। कौन से होते हैं, रोशेला। तो आप इन चीजों को अगर अच्छे से समझ में आ गई हो तो आप उसको लिख लीजिए अच्छे से। लाइकेन कौन सा है, तो आप बताइए, रोशेला लाइकेन है। इसमें जैसे कि आप सभी लोग देखते हैं कि लिटमस पत्र बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। और किस टाइप से लिटमस पत्र पूछा जाता है, जैसे कि लिटमस पत्र जो है ये जैसे पूछ लिया कि अम्ल में कौन सा लिटमस पत्र होता है, क्षार में कौन सा लिटमस पत्र किसको नीला किसको लाल करता है, तो वो चीजों को जानना जरूरी है। इसमें जैसे लाइकेन हो गया, तो लाइकेन ये कौन से लिटमस पत्र से बनता है, तो ये रोशेला लाइकेन होता है। रोशेला लाइकेन होता है, इससे क्या बनता है, लिटमस पत्र बनता है, लिटमस पत्र बनता है। तो इसमें एक हो गया अम्ल, एक हो गया क्षार। तो आप इसको ट्रिक से याद करिए, कैसे, जैसे इसका ट्रिक हो गया क्षार का छलानी लिख लीजिए, और अम्ल क्या क्या हो जाएगा, अनीला। ये क्या है, ये ट्रिक है दोनों का, एक ये। तो आप अगर ऐसे याद करते हैं, क्योंकि कभी कभी हो जाता है कंफ्यूजन, लाल नीला, तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि अम्ल का नीला से लाल होगा कि क्षार का लाल से नीला होगा। तो इसके लिए अगर आपको ट्रिक माइंड में रहेगा तो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो आ नीला, तो आ से क्या हो जाएगा, आ से अम्ल हो जाएगा, नी से नीला हो जाएगा, ला से लाल। तो अम्ल का मतलब अम्ल नीले को लाल कर देता है, यानी जो अम्ल है ये नीले को, पहले नी है तो इसको नीले को लाल कर देता है। और छलानी यानी छा से क्या हो जाएगा, ये छा से हो जाएगा क्षार। ये देखो पहले इसमें ला है फिर नी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये लाल को नीला कर देगा। तो आपको इतनी चीजें समझ में आ गई। यानी माइकोलॉजी किसका अध्ययन है, एक बार हम ओरली आपको समझाते हैं। माइकोलॉजी यानी माइको मतलब क्या होता है, फंजाई कवक। माइको मतलब होता है कि ये कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। और शैवाल यानी फाइकोलॉजी जो है, फाइको मतलब होता है एल्गी, यानी शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी हो गया, शैवाल फाइकोलॉजी हो गया, शैवाल का अध्ययन। और इसमें एक चीज मैंने और बताया, माइकोराइजा, तो ये जड़ और कवक का जो सहजीवन होता है। अगर आपको कुछ एग्जाम में पूछ लेता है माइकोराइजा किसके बीच की कड़ी है, तो आप इसको मत कंफ्यूज होइएगा, इसमें आप लगा दीजिएगा तुरंत ये जड़ प्लस कवक के बीच का। इससे माइको से तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि माइको अगर शब्द है तो इसमें कवक तो जरूर रहेगा, क्योंकि आपको हमने बताया है कि माइको शब्द जो है ये कवक से संबंधित है। तो उसमें कवक तो एक ऑप्शन फिक्स है, तो एक कवक हो जाएगा। और उसमें एक चीज और माइंड में सेट कर लीजिए कि कवक के साथ मैंने क्या बताया था इसमें लिंक करके, तो ये कवक और जड़ यानी कवक और जड़ के बीच का जो संबंध है वो माइकोराइजा हो गया। और मैंने एक चीज और बताया आपको, लाइकेन, तो लाइकेन जो है ये किसके बीच की कड़ी है, ये शैवाल तथा कवक के बीच यानी एल्गी तथा फंजाई के बीच की कड़ी है।
तो इसमें भी मैंने आपको एक चीज़ और बताया कि जैसे कि लाइकेन जो है ये किस इसमें एक ऐसा लाइकेन होता है जिससे लाइकेन जैसे कई टाइप से होते हैं, तो उसमें एक ऐसा लाइकेन है जो रोसेला से बनता है, और रोसेला से इसका लिटमस पत्र को लाल और नीला कर देता है। तो ये जो लिटमस पत्र होता है ये रोसेला लाइकेन से बनता है। और इसमें मैंने दो चीज़ आपको बताया, क्षार और अम्ल। तो क्षार के लिए मैंने कौन सा ट्रिक बताया, छलानी बताया, और अम्ल के लिए अनीला, यानी आ से अम्ल जो है नीले को लाल में कन्वर्ट कर दे, वो है अम्ल यानी नीले को जो लाल में कन्वर्ट कर दे। जैसे अगर आ गया कि नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र में कौन सा कन्वर्ट करता है, अम्ल की क्षार। तो आप क्या लगाएंगे, तो आपके जब माइंड में ट्रिक रहेगा तभी तो आप कर पाएंगे। तो अगर आ गया नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र में बदलता है तो उसके लिए आप तुरंत लगाएंगे अम्ल। और इसी तरह अगर छलानी यानी क्षार को अगर आ गया कि लाल लिटमस पत्र को नीले लिटमस पत्र में कौन सा कन्वर्ट करता है, तो आप लगाएंगे क्षार। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। आप इतनी जितनी हम चीजें पढ़ा रहे हैं, अगर आप अच्छे से टर्मिनोलॉजी यानी जितने भी शब्दावलियां हैं, जितना हम अच्छे से उसको को रिलेट करके पढ़ा रहे हैं, अगर आप अच्छे से उसको पढ़ लेते हैं तो आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, अगर आप अच्छे से ईमानदारी से मेहनत से अगर पढ़ते हैं तो। इसी तरह आप आर्निथोलॉजी देख लीजिए। आर्निथो मतलब क्या होता है, एक आर्निथो होता है, एक एंटोमो होता है। आर्निथो और एंटोमो में इसमें मत कंफ्यूज होइएगा। आर्निथो मतलब होता है स्टडी ऑफ बर्ड, यानी जो स्टडी ऑफ बर्ड होता है, लॉजी मतलब बताए ही लॉग हाउस यानी चिड़ियों का अध्ययन, पक्षियों का अध्ययन जो होता है वो कौन सा कहलाता है, आर्निथोलॉजी। और एंटोमो, एंटो मतलब होता है कीटों का अध्ययन होता है, कीट। और लॉजी मतलब जैसे एंटोमो मैंने बताया, एंटोमो मतलब कीट होता है और लॉजी मतलब लॉगॉस होता है। तो कीटों का अध्ययन क्या हो जाएगा, एंटोमोलॉजी। और एक पक्षियों का अध्ययन में एक चीज और बताते हैं, जैसे आ गया कि वर्डमैन नहीं, बर्डमैन ऑफ इंडिया कौन है, यानी पक्षियों की बर्डमैन ऑफ इंडिया। भारत में जो पक्षियों के जनक हैं वो कौन है, सलीम अली हैं। और इसी तरह से बर्डमैन ऑफ इंडिया हो गए, ये सलीम अली हो गए। तो आप इन चीजों को अच्छे से आप लिख लीजिए, अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई हो तो। आप जितनी चीजों को हम पढ़ा रहे हैं, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे चाहे बिहार की कर रहे हैं या फिर एमपी की कर रहे हैं, किसी एग्जाम की, वनडे एग्जाम की, या फिर यूपी की कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट से हैं, तो अगर आप इतनी चीजों को हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बस ये किसी एक स्टेट में पूछा जाएगा, कोई भी स्टेट अगर है, कोई भी एग्जाम हो रहा है, जैसे पुलिस से संबंधित हो गया या फिर कोई भी एसएससी से संबंधित चीजें हो गई, तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि स्टैटिक जीके में जो बायोलॉजी सेक्शन है उसमें ये चीजें जरूर पूछती है, 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा आता है। तो आप इस चीजों को अच्छे से, जैसा मैंने पढ़ाया है, अगर आप वैसे अच्छे से पढ़ेंगे तो वो सारी चीजें आपको कभी नहीं भूलेगी। तो आप ये सारी चीजों को नोट कर लीजिए, अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। ठीक है, फिर मैंने अगली क्लास हम सेकंड पढ़ाएंगे, इसमें जो बच गए हैं उसको हम सेकंड क्लास में पढ़ाएंगे। और तब तक के लिए अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।